हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 69th बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन इकॉनमी और पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से हम लोग देखेंगे। ये पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस resolution related to fundamental rights were passed for the फर्स्ट टाइम। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन था ये किस सेशन में पास किया गया था? बहुत फेमस सेशन है ये, कराची सेशन 1931 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग के देश में आयरलैंड से बोरो किया गया, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है, सिक्किम पहले भारत का अंश नहीं था, सिक्किम बाद में बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एंड पहले ये एसोसिएट स्टेट के तौर पे था, बाद में इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया। तो वो किस साल हुआ? तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इन 1975। तो ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? सबसे एक्सपेंसिव जो करेंसी है वो कौन सा है? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, बिकॉज सबसे जो कीमती है वो है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार के अगर मूल्य हम लोग देखें तो 266 रुपये 82 पैसे हैं। तो सबसे एक्सपेंसिव इसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है G20। हाल ही में आप लोगों को पता है कि इंडिया में G20 का अधिवेशन हुआ था। तो G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फिर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। अबाउट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी G20 मेंबर्स में है। अबाउट 50% ग्लोबल ट्रेड जो है G20 मेंबर्स में है। और पूछा जा रहा है अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन G20। तो कौन इसमें से सही है? इससे एक इन्फोग्राफिक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि 85% टोटल जीडीपी जो है इसका है। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो G20 देशों में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 एंड 3 जो है इट इज़ द करेक्ट। तो 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये कौन संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यही वो रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अगर किसी व्यक्ति को हिंदी और इंग्लिश ना आती हो तो उसे अपने मदर टंग में बोलने का अधिकार है? तो ये स्पीकर अलाउ कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कोलेजियम सिस्टम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें कहा गया है कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज अ 5 मेंबर बॉडी। ठीक है, इट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही है, एंड कॉम्प्राइजिंग द 4 अदर सीनियर मोस्ट सर्विंग इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या है? सही है। और हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है करेक्ट, यानी कि हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड द कोलेजियम सिस्टम बाय लॉ। नो, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से द्वारा शुरू किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड थ्रू द कोलेजियम सिस्टम ओनली। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 to commemorate the historic first case of the जस्टिस PN भगवती। फर्स्ट केस ऑफ ये नहीं था, यानी कि स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। पहले सिर्फ कौन स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट के बारे में क्या पूछा गया है, हम लोग को आंसर क्या देना है नीचे में, विच आर इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को पता लगाना है। पूछा जा रहा है इसमें कि इट एडेड 3 वर्ड्स, ये सही है, 3 वर्ड ऐड किया गया था। सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड, लेकिन सोशलिज्म ऐड नहीं किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, यानी कि नंबर 1 स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल डैट इज आर्टिकल 39A 43A, अच्छा ये 8 क्यों गलत है, बिकॉज इसमें ऐड किया गया था कितना, स्टार्टिंग में 10 ऐड किया गया था, तो इसलिए ये गलत है। इट, अच्छा थर्ड स्टेटमेंट जो है, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39A 43A एंड 47, 47 नहीं, इसमें ऐड किया गया था 48। बोला जा रहा है 4 में बोला जा रहा है कि इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, ये भी गलत है, क्योंकि ये 52nd अमेंडमेंट में ये बात कहा गया था, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बट ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि आंसर यहाँ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन, तो ये आइडिया जो है, ये आइडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किया गया, सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इंडिकेशन ऑफ प्रीमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, शाइनेस टू कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज होना चाहिए, बैकवर्डनेस होना चाहिए, ठीक है, बट दीज आर नॉट क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाद में वजूद में आया है। तो अब हम लोग देख लें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्टिंक्ट कल्चर, यानी कि ये सही है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि विच ऑफ द एबव आर करेक्ट। इंडिकेशन ऑफ प्रीमिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही है, ये भी सही है, साइनेस इन कांटेक्ट विद द कम्युनिटी, ये भी सही है, बैकवर्डनेस ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अनटचेबिलिटी बीन एबोलिश, तो अनटचेबिलिटी को किससे एबोलिश किया गया है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड बाय आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जजेस की संख्या कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है, ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 216 अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 216 में साफ कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में है, एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट, यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ शेड्यूल से, इसमें पूछा गया है कि फिफ्थ शेड्यूल में किस ग्रुप के, किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल के प्रोटेक्शन के बारे में बात कही गई है, तो यहाँ आप सबको मालूम है कि ये फिफ्थ शेड्यूल जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कहा गया है, सो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन खूब इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है ये सबसे पहली बार किस केस में आया था, तो ये केशवानंदा भारती केस में हम लोग देख रहे हैं किसका डिस्कशन किया गया था, सो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता था, एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च हो तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है ना, ये प्लान एक्सपेंडिचर होता था। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में होता था, सो
बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ख्याल रखिएगा कि नॉट ट्रू पूछा गया है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ देख लेते हैं। द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। तो ये नहीं हुआ है। तो हमारा जब पहला ही जब हमको आंसर मिल जाएगा तो दिस इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोगों के जीडीपी फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट में कहा गया कि फिजिकल डेफिसिट यूनियन गवर्नमेंट का 9.2 हो चुका था कितना में, फिजिकल ईयर 2021 में। फिर फिजिकल ईयर 22 में बोला गया है कि 7.7% के आसपास चला गया था। रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ डिक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग डेटा देखें तो ये डेटा है फिजिकल डेफिसिट का, इसमें देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी फिगर मौजूद नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द डी, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है और वो पूछा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उसमें क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन। यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट पोजीशन। तो अगर हम लोग इसको भी कंसिडर कर लें तो 1 2 3 भी आंसर है कि रिजर्व इंस्टॉलमेंट पोजीशन। ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन बोलना चाह रहा है या क्या, ये क्लियर नहीं। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ 1 2 3 भी आंसर हो सकता है और ऑल ऑफ द एबव भी आंसर हो सकता है, अगर इसको रिजर्व इंस्टॉलमेंट पोजीशन को अगर हम लोग रिजर्व ट्रांसपोजिशन पकड़े तब। अगला क्वेश्चन है, एक डब्ल्यूटीओ का नियम है रूल ऑफ ओरिजिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो रूल ऑफ ओरिजिन जो होता है वो कोई प्रोडक्ट किस देश में बना है उससे रिलेटेड इसमें पूछा गया है। तो इससे करने से क्या होता है कि टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कमर्शियल पॉलिसी सच एज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड मेजर्स। किसी देश को इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट देना है या नहीं, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए रूल ऑफ ओरिजिन लगाया जाता है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लेबलिंग एंड मार्किंग रिक्वायरमेंट जो होता है उसके लिए है। एंड फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इसके लिए रूल ऑफ ओरिजिन का सिद्धांत होता है। तो यहाँ रूल ऑफ ओरिजिन में कहा गया कि इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प कस्टम एजेंसी नो व्हाट रूल्स एंड व्हाट ड्यूटीज अप्लाई टू ए गिवन प्रोडक्ट। तो ये ऐसा कोई खास नहीं है यहाँ। तो 2 नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहा गया दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर में कहा गया देयर इंपॉर्टेंस इज एविडेंस बाय द फैक्ट दैट इन मेनी केसेस टैक्सेस आर अरेस्टेड डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि राइट आंसर है 1 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पूछा गया है। इसमें एक सर्वे हुआ था सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। अच्छा, क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया, ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000। पर 10,000 नहीं, ये क्या होता है पर 1,000, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इन द ईयर 1950 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 189.6, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 2019 वॉज 13। तो ये जो हमारा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है आपका ये भी सही है। ऑप्शन 4 गलत है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नो, इट इज़ द मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये रेशियो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में। हम लोगों को सबको पता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसको कैसे समझा जा सकता है। इंडिविजुअल्स इन ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। नो,
इंक्रीज इन नॉलेज, यस. स्किल डेवलपमेंट, यस. टू इंक्रीज द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री, तो ये भी सही है. तो अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट 4 और 3 जो है ये चूँकि कॉम्बिनेशन ये ठीक बैठते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4. अगला क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से. स्टेटमेंट दिया गया है कि इंसॉल्वेंसी रेफर्स टू द फाइनेंशियल कंडीशन इन विच अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स व्हेन ड्यू. ये बिल्कुल सही है. बैंक्रप्सी रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस व्हेन द डेटर्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स, तो ये भी सही है. इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वाइल बैंक्रप्सी इज कंक्लूजन, ये भी स्टेटमेंट मोर और लेस करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बट यहाँ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट कैन बी द कॉम्बिनेशन. बट 4 इज़ द 100% एक्यूरेट, तो अगर कुछ नया मिले तो 4 इज एब्सोल्युटली राइट. तो ये क्या होता है स्कीम, तो इसमें देखिए ये भी कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन है. यहाँ पे जो बोला गया है स्टेटमेंट 1 कि द स्कीम प्रोवाइड्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर इनकरेक्ट, तो पहले हम लोग देख रहे थे करेक्ट कौन है इनकरेक्ट कौन है. देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट इन दिस स्कीम, तो इसमें 3 कैटेगरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. द स्कीम प्रोवाइड्स एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ 8%, 8% नहीं है, यहाँ 4 से 6% है. एंड यहाँ बोला गया 6 साल के लिए, बट ये होता है 5 साल के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है. उसके बाद है द टारगेट कैटेगरी अंडर PLI इंक्लूड्स लैपटॉप टैबलेट, तो ये स्टेटमेंट सही है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर A, 2 and 3, बिकॉज पूछा क्या गया है इनकरेक्ट कौन है, तो 2 और 3. अगला क्वेश्चन है इसमें स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा गया है कि स्वामित्व स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट कहा गया इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सही बात है. वर्किंग अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनेंस, ये गलत है बिकॉज इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है. अब देखें कौन सा है. द स्कीम इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 5 सेंटीमीटर एक्यूरेसी लाइक द कोर्स नेटवर्क, तो ये स्टेटमेंट सही है. बट कोर्स का जो फुल फॉर्म है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत है. फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 and 3, सो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक, इनकरेक्ट पूछा गया, सी इज़ द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग आर्टिकल 360, बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 360 में कहा गया है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कलेक्शन विद स्टेट अफेयर्स, करेक्ट स्टेटमेंट. पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट. A money bill or other financial bill passed by the state legislature does not need to be reserved for the consideration of the president, ये गलत है. The president may order reduction in the salary allowance of all or any class of employees serving in connection with the union affairs with the jurisdiction of Supreme Court and High Court, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. After being passed by state legislature, the money bill or other financial bill will be reserved for the consideration of the president, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा 1, 3 and 4 ओनली, सो बी इज़ द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन के बारे में कि स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, हाई इन्फ्लेशन. अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि करेक्ट आंसर बताना है, चूज द करेक्ट आंसर. हाई इन्फ्लेशन प्रेशर्स ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन होता क्यों सबसे पहले समझ लें. तो स्टैगफ्लेशन की 3 वजह हैं. पहला कि इसमें होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है,
इन्फ्लेशन हाई होता है एंड एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो हाई इन्फ्लेशन तो ठीक है, बट ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से नहीं होता है, तो ये इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लो डाउन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद बोला गया डिक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नो। इन्फ्लेशन जब भी होगा तो आपका जो ये डोमेस्टिक करेंसी होता है वो डेप्रिसिएट करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और क्या पूछा गया है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 and 3 ओनली, सो सी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।